नमस्कार। यूपीएससी समसामयिक विषयों के हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2025 और हम भाग 1 के कुछ जरूरी विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, और हो सकता है इनमें से कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो एक तरह से ये पुनरावलोकन भी हो जाएगा। बिल्कुल। आज हम शाइन पहल, FAO का खाद्य मूल्य सूचकांक, फिर मानस हेल्पलाइन और कुछ स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। जी, हमारा मकसद यही है कि परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है उसे निकालें और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है शाइन पहल। इसका पूरा नाम है साइंस, हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। हाँ, इसे स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग मतलब DHR और ICMR ने मिलकर शुरू किया है। अच्छा, और उसका मकसद क्या है? मकसद है जो स्कूली बच्चे हैं ना, 9वीं से 12वीं कक्षा के, उनमें स्वास्थ्य और बायोमेडिकल रिसर्च को लेकर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा करना और साथ ही ICMR के कामों को भी बताना। हाँ, मतलब भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरित करना। इसमें गतिविधियां क्या थीं? इसमें जैसे लैब टूर कराए गए, कुछ प्रदर्शनियां लगीं, वीडियो दिखाए गए और एक शुभंकर भी था, डॉक्टर क्यूरियो नाम से। दिलचस्प है। और ICMR की भूमिका तो वैसे भी सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देश बनाने में काफी अहम है। बिल्कुल, बायोमेडिकल रिसर्च को आगे बढ़ाने और दिशा देने में ICMR का बड़ा योगदान है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं FAO खाद्य मूल्य सूचकांक की तरफ। खबर है कि जुलाई में ये 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। जी हाँ, ये सूचकांक जो है, ये कुछ चुनी हुई खाद्य वस्तुएं हैं, जैसे अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी। इनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में जो मासिक बदलाव आता है उसे मापता है। और इसका आधार वर्ष? आधार वर्ष 2014-16 है। ठीक है। और FAO के बारे में भी थोड़ा बताएं। हाँ, FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और इसमें 194 देश और यूरोपीय संघ मतलब कुल 195 सदस्य हैं। और लक्ष्य सीधा है, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये WFP और IFAD जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम भी करता है। और हाँ, इसकी कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे सोफी, सोफो वगैरह। अच्छा, तो ये सूचकांक बढ़ना चिंता की बात है। हाँ, बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर खाद्य महंगाई और उपलब्धता पर इसका सीधा असर पड़ता है। चलिए अब एक हेल्पलाइन की बात करते हैं। मानस, MANAS, इसका नंबर है 1933। जी, मानस यानी मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। ये 18 जुलाई 2024 को लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ, कह सकते हैं, सशक्त बनाना। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति नशीली दवाओं की तस्करी या उनकी अवैध खेती के बारे में गुमनाम रूप से रिपोर्ट कर सकता है। अच्छा, सिर्फ रिपोर्टिंग या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, इसमें परामर्श और पुनर्वास सहायता का भी प्रावधान है। और इसके लिए इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जो हेल्पलाइन है 14446, उससे भी जोड़ा गया है। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म हुआ। बिल्कुल, एकीकृत है, सुरक्षित है और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इसका एक वेब पोर्टल भी है जहां जागरूकता सामग्री उपलब्ध है और MyGov पर भी जागरूकता अभियान चलते हैं। ये तो काफी व्यापक पहल लगती है। जी हाँ। अब स्वास्थ्य से जुड़े एक और अहम विषय पर आते हैं, मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। हाँ, हाल ही में WHO ने केन्या को इससे मुक्त प्रमाणित किया है। ये बीमारी होती कैसे? ये एक परजीवी रोग है जो संक्रमित सीसी मक्खी टेट्से फ्लाई के काटने से फैलता है। ज्यादातर ये उप सहारा अफ्रीका के इलाकों में ही पाया जाता है। और इसके लक्षण? शुरू में बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द होता है। बाद में अगर इलाज न हो तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे नींद के पैटर्न में गड़बड़ी और दूसरी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसके कोई अलग-अलग प्रकार भी हैं? हाँ, इसके 2 मुख्य रूप हैं। एक है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस, जो पश्चिम और मध्य अफ्रीका में मिलता है और लगभग 92% मामले इसी के होते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब क्रॉनिक है। और दूसरा है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी रोडेशियंस। ये पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है और सिर्फ 8% मामलों में होता है, लेकिन ये ज्यादा तेजी से बढ़ता है, मतलब एक्यूट है। तो केन्या का मुक्त होना एक बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी।
टोगो, बेनिन, घाना जैसे कुछ और देश पहले ही मुक्त घोषित हो चुके हैं। अगर जल्दी पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर GS2 स्वास्थ्य के तहत। सही कहा। अब जरा पर्यावरण की ओर रुख करते हैं। असम में एक नई पौधे की प्रजाति मिली है, हेप्टाप्लोरम असामिकम। हाँ, ये असम के डिमा हासाओ और पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में खोजी गई है। ये एक सदाबहार झाड़ी है। ये किस परिवार से है? ये अरालियेसिए परिवार से है, मतलब जो अम्ब्रेला प्लांट होते हैं उसी परिवार का सदस्य है। इसकी कुछ खास बात है? हाँ, इसकी पत्तियां थोड़ी संकरी होती हैं, फूल बैंगनी रंग के होते हैं और इसका पुष्पक्रम काफी कॉम्पैक्ट होता है। फल गहरे लाल बैंगनी रंग के होते हैं जिन पर नारंगी लाल ग्रंथियां होती हैं। और फूल फल कब आते हैं इसमें? फूल और फल जनवरी से मार्च के बीच आते हैं और फल मई तक पक जाते हैं। इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? अभी इसकी आबादी बहुत सीमित मिली है, इसलिए IUCN ने इसे डेटा अपर्याप्त यानी डेटा डेफिशिएंट श्रेणी में रखा है। तो ये जैव विविधता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण खोज है। बिल्कुल, GS3 पर्यावरण के नजरिए से ऐसी खोजें महत्वपूर्ण होती हैं। अब एक समुद्री जीव की बात करते हैं, चिटॉन्स। एक अध्ययन में पाया गया कि इनके दांत स्टेनलेस स्टील और इंसान के दांतों के एनामल से भी ज्यादा सख्त होते हैं। हाँ, ये काफी रोचक खबर है। चिटॉन्स जो हैं, ये समुद्री अकशेरुकी जीव है, मोलस्का फाइलम के। इनका शरीर चपटा अंडाकार होता है और पीठ पर 8 ओवरलैपिंग प्लेट्स होती हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दुनिया भर के समुद्रों में मिलते हैं, खासकर गर्म क्षेत्रों में। और ये करते क्या हैं? दांत इतने सख्त क्यों? ये अपनी रेडुला, जो एक तरह की दांतों वाली जीभ जैसी संरचना है, उसका इस्तेमाल चट्टानों से शैवाल खुरचने के लिए करते हैं। इसीलिए इनके दांत इतने मजबूत होते हैं। ये गलभड़ों से सांस लेते हैं और चट्टानों से बहुत मजबूती से चिपक सकते हैं। आकार में कितने बड़े होते हैं ये? ज्यादातर लगभग 5 सेंटीमीटर के होते हैं और इनका जीवन काल कुछ साल से लेकर 20 साल तक हो सकता है। हाँ, और ये दांतों की सख्ती बायोमटीरियल साइंस के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। सोचिए, प्राकृतिक रूप से इतना सख्त मटेरियल। बिल्कुल। अच्छा, अब अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी एक खबर पर आते हैं। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी नॉट्टो। जी, नॉट्टो। खबर यह है कि अब महिला रोगियों और मृत दाताओं के रिश्तेदारों को अंग प्रत्यारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी। ये नॉट्टो है क्या संस्था? नाटो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत आता है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 2011 के तहत हुई है। और इसका काम क्या है? ये देश में अंग और ऊतक की खरीद, वितरण और रजिस्ट्री के लिए समन्वय और नेटवर्किंग का सबसे बड़ा केंद्र है। मतलब ये पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। इसके कोई प्रभाग भी हैं? हाँ, इसके 2 मुख्य प्रभाग हैं। एक राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन और भंडारण नेटवर्क और दूसरा राष्ट्रीय बायोमटीरियल सेंटर। ये नीति निर्माण, नेटवर्किंग, डेटा प्रबंधन, जागरूकता, समन्वय, निगरानी, प्रशिक्षण और कानूनी सहायता जैसे कई काम करता है। तो ये स्वास्थ्य प्रशासन का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। GS2 गवर्नेंस के तहत ये महत्वपूर्ण है। चलिए, आप भूगोल से जुड़ी एक खबर देखते हैं। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी। हाल ही में वहां एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी। हाँ, मिसिसिपी नदी ये उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी प्रणाली का हिस्सा है। ये मिनेसोटा में इटास्का झील से निकलती है और मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? अकेली मिसिसिपी नदी की लंबाई 2300 मील से ज्यादा है, लेकिन अगर मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली को एक साथ देखें तो ये दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी प्रणाली बन जाती है। और इसका जल निकासी बेसन? वो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा है और यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र भी बहुत विविध है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रेड रिवर, आरकानसस, इलिनॉयस, मिसौरी और ओहायो। तो ये भौगोलिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नदी है। जी हाँ, प्रीलिम्स के लिए नदियों की भौगोलिक स्थिति, उनका उद्गम, मुहाना, सहायक नदियां, ये सब जानना जरूरी होता है। पर्यावरण पे वापस आते हैं। एक चिंताजनक खबर है पार्थीनियम खरपतवार को लेकर। इसे कांग्रेस घास या गाजर घास भी कहते हैं। हाँ, असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में इसे हटाने का एक अभियान चलाया गया है। ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि ये एक आक्रामक खरपतवार है, एस्टरेसी परिवार का है और ये जहरीला भी है। इससे त्वचा रोग, अस्थमा जैसी एलर्जी हो सकती है। पशुधन के लिए भी ये खतरा है। ये आया कहाँ से? इसकी उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। भारत में ये 1955 के आसपास पुणे में पहली बार देखा गया और उसके बाद तेजी से फैल गया।
अनुमान है कि लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि इससे प्रभावित है। ये फैलता कैसे इतनी तेजी से? इसके बीज बहुत हल्के और छोटे होते हैं। एक पौधा हजारों बीज पैदा कर सकता है जो हवा, पानी, जानवरों के जरिए फैलते हैं। और पोबितोरा में इसका होना खास चिंता की बात क्यों है? क्योंकि पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य भारतीय एक सींग वाले गैंडों के दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व के लिए जाना जाता है। तो वहां इस आक्रामक खरपतवार का फैलना स्थानीय जैव विविधता, खासकर गैंडों के चारे के लिए बड़ा खतरा है। समझ गया, ये गंभीर मसला है। हाँ, आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण का एक अहम पहलू है। GS3 एनवायरनमेंट। आखिर में गैलीली सागर की बात करते हैं। ये इजराइल में है। जी, गैलीली सागर। खबर थी कि ये बोट्रियोकॉकस ब्राउनी नाम के शैवाल के खिलने, एल्गल ब्लूम की वजह से लाल हो गया था। ये कैसी झील है? ये इजराइल के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक बड़ी मीठे पानी की झील है, और एक खास बात यह है कि ये पृथ्वी पर सबसे नीचे स्थित मीठे पानी की झील है। इसमें पानी कहाँ से आता है? इसका मुख्य स्रोत जॉर्डन नदी है और कुछ भूमिगत झरने भी हैं। इसके कई और नाम भी हैं, जैसे किनेरेट सागर, गिनेसेरेट झील वगैरह। और ये बोट्रियोकोकस ब्राउनी शैवाल क्या है? ये हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो हाइड्रोकार्बन पैदा करने के लिए जानी जाती है। मतलब इससे बायोफ्यूल बनाने की संभावना भी देखी जाती है। ये बायोफिल्म भी बनाती है, यानी सूक्ष्म जीवों की एक परत। तो इसका खिलना एक पर्यावरणीय घटना है? हाँ, और ऐसे शैवाल खिलने से पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। ये पर्यावरणीय घटनाक्रम भी परीक्षा के लिए प्रासंगिक है। तो ये थे आज के कुछ मुख्य विषय। हाँ, हमने विज्ञान में नवाचार से लेकर पर्यावरण की चिंताओं, वैश्विक सूचकांकों और कुछ भौगोलिक संदर्भों तक कई अहम बिंदुओं पर बात की। और ये सभी विषय यूपीएससी पाठ्यक्रम के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ते हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शासन या फिर भूगोल। बिल्कुल। आज की चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है, कैसे ये जो स्थानीय स्तर की चुनौतियां हैं, जैसे हमने पोबितोरा में पार्थिनियम के खतरे की बात की, और जो वैश्विक मुद्दे हैं जैसे FAO का खाद्य मूल्य सूचकांक या अंग प्रत्यारोपण की नीतियां, ये आपस में किस तरह से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, और कैसे ये सब मिलकर बड़े पैमाने पर मानव कल्याण को प्रभावित करते हैं, इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है। सही कहा। इन अंतर संबंधों को समझना विश्लेषण के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार।